हेलो बच्चे लोग, 1 सेकेंड वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ऑलरेडी हम लोग देख लिए क्या क्या हार्मोन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी आज हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। सो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ने से पहले लेट अस फर्स्ट सी व्हाट आर द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड वी आर टेकिंग, सो दैट उस किसको डाइजेशन का ज़रूरत पड़ेगा, किसको नहीं ज़रूरत पड़ेगा, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं क्या क्या फूड्स का हम लोग इनटेक होता है, क्या क्या फूड्स हम लोग लेते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या फूड्स हम लोग लेते हैं। हम लोग लेते हैं फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ये हो गया हमारा फूड्स। हम लोग फूड्स में प्रोटीन्स लेते हैं, ये भी हो गया एक तरह का फूड। हम लोग फूड में क्या होता है, फैट्स लेते हैं। जो मेजर कंपोनेंट हम लोग का फूड का रहता है ये कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है और फैट रहता है। एंड नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी लेते हैं। हम लोग न्यूक्लिक एसिड लेते हैं और क्या लेते हैं हम लोग विटामिन्स भी लेते हैं, हम लोग मिनरल्स भी लेते हैं। बस यही सब हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है ना। तो ये सारे जो फूड्स होते हैं इसमें क्या होता है देखना, ये सारे फूड्स हम लोग जो खाते हैं ये हम लोग का स्टोमक में गया और इंटेस्टाइन में गया। दिस फूड्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व एज सच वी आर टेकिंग देम। जो हम लोग फूड जिस तरह से लेते हैं उस तरह से ऑब्जर्व नहीं होगा, इसका एक ऑब्जर्वेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा और उसको ब्रेक डाउन कर करके उसको तोड़ तोड़ के एक ऑब्जर्वेबल फॉर्म में हमको पहुंचाना पड़ेगा, जो फॉर्म में वो ऑब्जर्व होगा। तो वो ऑब्जर्वेबल फॉर्म क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट का ऑब्जर्वेबल फॉर्म जो होगा ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑब्जर्वेबल फॉर्म। इसका क्या ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स होते हैं, ये तो हो गया फूड। इसका ऑब्जर्वेबल फॉर्म क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का ऑब्जर्वेबल फॉर्म क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स। कोई भी कार्बोहाइड्रेट में ले लूँ, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट में खा लूँ, चाहे वो डाइसैकेराइड हो, चाहे वो ट्राइसैकेराइड हो या पॉलीसैकेराइड हो, कुछ भी हो, उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होना पड़ेगा मेरा बॉडी को ऑब्जर्व होने के लिए। ठीक है। दूसरा है प्रोटीन। मैं किसी भी तरह का प्रोटीन ले लूँ, इसको लेकिन ब्रेक होके अमाइनो एसिड होना पड़ेगा, तब जाके मेरा बॉडी उसको ऑब्जर्व करेगा। कोई भी फैट्स हो इसको क्या करना पड़ेगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों फॉर्म जो है ऑब्जर्वेबल फॉर्म है, ऑब्जर्व हो सकता है। या फिर न्यूक्लिक एसिड अगर मैं लेता हूँ, इसको भी तुमको शुगर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, पेंटोज शुगर, मोनोसैकेराइड, इसको भी तुमको पेंटोज शुगर और क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। विटामिन्स और मिनरल्स लेता हूँ, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको आज सच ये ऑब्जर्व होगा। विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये आज सच ऑब्जर्व होगा। इसको दे डोंट नीड एनी डाइजेशन, दिस टू डोंट नीड एनी डाइजेशन। और इवन मोनोसैकेराइड इफ वी टेक और इफ वी टेक एनी, देखो डाइजेशन किस में जरूरत नहीं पड़ेगा ना। अगर विटामिन्स और मिनरल्स हम लेते हैं तो ये दोनों में डाइजेशन हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। या फिर कोई भी हम लोग अगर ये ऑब्जर्वेबल फॉर्म डायरेक्ट लेते हैं तब भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा डाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लूकोज ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ग्लूकोज ले सकता हूँ। मैं इतना सारा ग्लूकोज ले लूँगा, नो नीड ऑफ डाइजेशन, वो तो स्टोमक में ही ऑब्जर्व हो जाएगा, उसका डाइजेशन को जरूरत नहीं है। मैं फ्रुक्टोज ले लेता हूँ, डाइजेशन नहीं चाहिए। मान लो मैं कुछ अमाइनो एसिड ले लेता हूँ, डाइजेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। मैं फैटी एसिड ग्लिसरॉल ले लेता हूँ, डाइजेशन नहीं चाहिए। तो जो ये फॉर्म में रहेगा, अगर ये फॉर्म में डायरेक्ट में इंटेक करता हूँ तो डाइजेशन नहीं चाहिए, और अगर मैं विटामिन्स मिनरल्स करता हूँ तब भी मेरे को डाइजेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं ये फॉर्म में करता हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सब पॉलीमर्स होते हैं। ये पॉलीमर्स अगर मैं करता हूँ, दिस पॉलीमर्स, दे आर पॉलीमर्स एंड दिस पॉलीमर्स रिक्वायर्ड डाइजेशन। ओके, समझ में आया।
अभी हम लोग देखेंगे मेन, अच्छा इसमें ज़्यादा डाइजेशन, इंपॉर्टेंट डाइजेशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेनली होता है। ये तो लास्ट में डाइजेशन हो जाता है पैंक्रेटिक में, ये भी एक इंपॉर्टेंट डाइजेशन होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट वाइज डाइजेशन हम लोग देख सकते हैं या ऑर्गन वाइज डाइजेशन हम लोग देख सकते हैं। मान लो बकल कैविटी में क्या डाइजेशन होगा, सारे न्यूट्रिएंट क्या क्या डाइजेशन होगा उसको देख सकते हैं, उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग स्टोमक में क्या डाइजेशन होगा उस तरह से कर सकते हैं, इंटेस्टाइन में क्या मतलब यस डिओडनम में क्या उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं न्यूट्रिएंट वाइज डाइजेशन करूँगा। इसका मतलब क्या है ना, पहले मतलब कार्बोहाइड्रेट, अभी कार्बोहाइड्रेट पूरा कैसे डाइजेशन, कहाँ कहाँ कैसे डाइजेशन होता है, फिनिश। देन आते हैं प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ 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 कैसे डाइजेशन होता है, फिनिश। फिर होता है फैट, फैट कहाँ 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 डाइजेशन होता है, फिनिश। फिर होता है तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड, वो कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है, फिनिश। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग न्यूट्रिएंट वाइज डाइजेशन में जाएंगे, ठीक है। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं डाइजेशन का, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंड बेसिक कार्बोहाइड्रेट व्हाट एवर वी आर टेकिंग इज बेसिकली, हम लोग क्या क्या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम लोग का जो यूजुअल कार्बोहाइड्रेट रहता है, बल्क रहता है, वो स्टार्च रहता है, वो स्टार्च रहता है, सुक्रोज भी रहता है, हम लोग का माल्टोज भी रहता है, हम लोग का लैक्टोज भी रहता है। इस तरह का कार्बोहाइड्रेट हम लोग का रहता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और स्टार्च, इस तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं। तो ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेट अस स्टार्ट विद द, हम लोग ऑर्गन वाइज इसको करते हैं, कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट हो गया बकल कैविटी, बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होगा, जनरली ये सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड का डाइजेशन बकल कैविटी में नहीं होता है, वो डायरेक्ट जाके आप डाइजेस्ट होगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, इंटेस्टाइनल जूस में। तो बकल कैविटी में मेनली स्टार्च डाइजेस्ट होता है। स्टार्च क्या करेगा बकल कैविटी में, क्या करेगा, द स्टार्च जो है ऑलमोस्ट 40% ऑफ स्टार्च, 40% ऑफ जो स्टार्च है खाने का, वो क्या होगा बकल कैविटी में डाइजेस्ट होकर क्या होगा ना, ये होगा तुम्हारा माल्टोज, जैसे डायरेक्ट माल्टोज ले सकते हैं, ये भी माल्टोज होगा, प्लस आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रीन, ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज। सो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रीन। किसमें कौन करेगा इसको, इसको करेगा टाइलिन, और हम लोग का सलाइवरी अमाइलेज जो है वो करेगा। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, 40% ऑफ स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज, अल्फा डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, बकल कैविटी से खाना उतर के जाएगा कहाँ, स्टोमक में। बकल कैविटी में खाना उतर के जाएगा स्टोमक में। स्टोमक में जो खाना जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, बोलस पहुंचेगा स्टोमक में। बकल कैविटी से जो खाना उतरेगा उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। एंड बोलस कहाँ पहुंचा, बोलस पहुंचा स्टोमक में। अभी बोलस स्टोमक में पहुंचने तक 40% डाइजेशन होगा। डोंट थिंक दैट कि ये पूरा बकल कैविटी में 40% होता है। जब बकल कैविटी में हम लोग च्यू करते हैं ना, कोई स्टार्च को च्यू करते हैं, तो क्या करता है ना, बकल कैविटी में क्या होता है, उसका डाइजेशन ऑलमोस्ट 30% तक होता है। और वो बकल कैविटी से स्टोमक पहुंचते पहुंचते इसोफागस में और 7-8%, 10% डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्टोमक पहुंचते पहुंचते पूरा 40% स्टार्च जो है डाइजेस्ट हो गया होगा बकल कैविटी में। एंड इसका देखना, ये बकल कैविटी में स्टार्च डाइजेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, देखना, ये जो माल्टोज होता है ये स्वीटर होता है। स्टार्च स्वीट नहीं होता है, माल्टोज लेकिन स्वीटर होता है। तो देखना क्या करना, तुम कभी कोई ब्रेड का टुकड़ा लेके ऐसे मुंह में डाल के इसको चबाते रहना, या चूड़ा कुछ लेके चबाते रहना, देखना कुछ देर के बाद तुमको स्वीट लगेगा। क्यों, जो ब्रेड का टुकड़ा लेके चबाया, इसको चबाया जो ब्रेड का टुकड़ा को, तो उसमें सलाइवा मिक्सअप हुआ, वो डाइजेस्ट हुआ, जो 40% स्टार्च जो माल्टोज बन गया ना, एंड दैट माल्टोज टेस्ट स्वीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 40% स्टार्च जो है, ये तो डाइजेशन हो गया टिल स्टोमक पहुंचते पहुंचते। स्टोमक में जो है ना स्टार्च का डाइजेशन ऑलमोस्ट नील, बोला ना थोड़ा सा स्टोमक में रहता है अमाइलेज, बट इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। स्टोमक में स्टार्च का डाइजेशन ऑलमोस्ट नील, स्टोमक में स्टार्च का डाइजेशन ऑलमोस्ट नील। यस, ऑब्जर्व होता है स्टोमक में, ग्लूकोज ऑब्जर्व होता है, लेकिन यहाँ पे डाइजेशन कुछ होता नहीं है स्टोमक में स्टार्च का। चलो, फिर ये जो खाना बोलस गया स्टोमक,
स्टोमक से फिर बोलोस निकला कहाँ पे, डिओडेनम में निकला, फिर निकला डिओडेनम में। डिओडेनम में जब निकला, डिओडेनम में जब निकला इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चाइम बोलेंगे, वी कॉल इट एज चाइम। अभी डिओडेनम में जो खाना गया तो उसमें जो बाकी जो रेस्ट जो 60% स्टार्च बचा था, 60% स्टार्च मैं बोला था मेजर चंक ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन डिओडेनम विद द इफेक्ट ऑफ पैंक्रेटिक जूस। अच्छा, डिओडेनम में तो अपना उसका जूस तो नहीं है स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, तो डिओडेनम में क्या करेगा ना, जो पैंक्रेटिक अमाइलेज है, पैंक्रेटिक जूस आएगा, जो पैंक्रेटिक अमाइलेज है कहाँ पे, डिओडेनम में, ये क्या करेगा स्टार्च को वही सेम करेगा, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन, ये सारे चीज़ करेगा। ये सारे डाइसैकेराइड्स हैं, मतलब अभी भी ये ऑब्जर्वेबल फॉर्म में आया नहीं है, ठीक है। तो डिओडेनम में ये काम खत्म हो गया। अभी डिओडेनम में क्या हो गया, पैंक्रेटिक जूस का एक्शन हो गया, होके माल्टोज आइसोमाल्टोज अल्फा डेक्स्ट्रिन हो गया। अभी क्या करेगा वो खाना जो है नेक्स्ट क्या करेगा, उसी डिओडेनम में एंड तुम्हारा जेजनम में, मतलब वही स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, अगेन ये जो माल्टोज है इसमें इंटेस्टिनल जूस एक्ट करेगा। मान लो इस डिओडेनम से फिर खाना चला गया, लेट इट बी जेजनम में चला गया, सो जेजनम में एंड डिओडेनम में ऑल्सो, क्योंकि इंटेस्टिनल जूस जेजनम में भी होता है डिओडेनम में भी होता है। ये जेजनम और डिओडेनम दोनों में मिला के क्या होगा ना, ये जो सारे माल्टोज, अभी तो हम लोग के पास स्टार्च है नहीं, हम लोग के पास में जो भी है वो 100% माल्टोज आइसोमाल्टोज डेक्सिन वो है, या फिर दूसरा कोई डाइसैकेराइड अगर हम लोग खाए होंगे, सुक्रोज खाए होंगे, लैक्टोज खाए होंगे, वही सब है, ठीक है। अभी क्या होगा जेजनम में, क्या होगा देखो, जेजनम में जाके ये सारे चीज़ जैसे माल्टोज को क्या करेगा, माल्टोज है उसको एंजाइम माल्टेज क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज करेगा, 2 ग्लूकोज के टुकड़े में ब्रेक कर देगा माल्टोज को। आइसोमाल्टोज को सेम, आइसोमाल्टोज उसको क्या होगा, आइसोमाल्टेज, इसका एंजाइम का ना आइसोमाल्टेज क्या करेगा, अगेन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कर देगा, हो गया। देन अल्फा डेक्स्ट्रिन, अल्फा डेक्स्ट्रिन को एक एंजाइम होता है इंटेस्टाइन में डेक्स्ट्रीनेज, ये क्या करेगा, अगेन ग्लूकोज बना देगा। मान लो अगर हम लोग सुक्रोज खाए हैं तो ये अगेन क्या करेगा, सुक्रेज क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बना देगा। मान लो हम लोग लैक्टोज खाए हैं, मिल्क खाए हैं, तो मिल्क में लैक्टोज शुगर है डाइसैकेराइड, तो उसके लिए लैक्टेज है, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज। तो फाइनली देखना जेजनम डिओडेनम में ऑल्सो, जेजनम में ऑल्सो, किसका ये में, विद द इफेक्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, ये सारे इंटेस्टाइनल जूस, मतलब जेजनम एंड डिओडेनम में विद द इफेक्ट ऑफ और विद द एक्शन ऑफ सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, क्योंकि सक्कस एंटेरिकस डिओडेनम में भी होता है, जेजनम में होता है, एंड इलियम में भी होता है। ये सारे जगह में क्या होगा, डिओडेनम, जेजनम एंड इलियम में ये सारे परफॉर्मेंसेस होंगे, क्या होंगे, जितना डाइसैकेराइड्स होंगे वो तो तोड़े जाएंगे और सारे मोनोसैकेराइड्स में होंगे। तो हम लोग के पास क्या हुआ, अभी जो 100% जो स्टार्च था एंड जो डाइसैकेराइड हम लोग लिए थे, जो भी स्टार्च और डाइसैकेराइड लिए थे, फाइनली हम लोग वी लैंडेड इन मोनोसैकेराइड्स, सारे मोनोसैकेराइड्स हम लोग का बन गए। एंड ये जो मोनोसैकेराइड्स है दे आर इन द ऑब्जर्वेबल फॉर्म एंड दे कैन बी ऑब्जर्व इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। कोई पैसिव ऑब्जर्वेशन होता है, कोई एक्टिव ऑब्जर्वेशन होगा, वो हम लोग बाद में ऑब्जर्वेशन टेक्निक में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा क्या ना, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोग कर लिए, अच्छा से समझ जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा मोनोसैकेराइड, ठीक है। चलो लेट अस टेक ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो इसको तुम लोग देख लो, जरूरत पड़ेगा तो फिर इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट करके रख लो फॉर योर रेफरेंस। चलो हम लोग अभी देखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन, तो इसलिए हमको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है उसको ये वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा। चलो गुड,
इसको हम लोग देखते हैं प्रोटीन। अभी देख लो हम लोग का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हम लोग देखते हैं, प्रोटीन में कैसे डाइजेशन हम लोग होगा। प्रोटीन हमको पता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करने के बाद हमको क्या अमीनो एसिड मिलेगा, हमको अमीनो एसिड करने से ही हम लोग क्या करेंगे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो ये अमीनो एसिड हमको चाहिए अभी। अच्छा, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये कहाँ कहाँ पे डाइजेशन होगा इसको हम लोग देखते हैं। पहला हो गया हम लोग का बकाल कैविटी, बकाल कैविटी। सो बकाल कैविटी में डाइजेशन क्या होगा? नो, देयर इज नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन बकाल कैविटी। देन सेकेंड आ जाओ हम लोग स्टोमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे तो डाइजेशन होगा और बहुत अच्छा डाइजेशन होगा प्रोटीन का। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रोटीन जो है डाइजेस्टेड स्टोमक में ही होगा। चलो अभी स्टोमक में डाइजेशन जो प्रोटीन होगा इसके लिए हमको एंजाइम चाहिए, लेकिन ये दो काम होगा। पहले एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होगा, फिर जाके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो स्टोमक में हम लोग का क्या है ना, स्टोमक में हम लोग का जो एंजाइम है वो है क्या ना, हम लोग का है पेप्सिनोजेन। स्टोमक में जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिनोजेन। एंड ये पेप्सिनोजेन जो है ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये पहले हम पेप्सिनोजेन को क्या बनाएंगे? पेप्सिन बनाएंगे। ये कौन करेगा इसको ना, इसको HCl करेगा। जो स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है HCl क्या करेगा जब सेक्रेशन होगा, ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन करेगा, कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में। एंड पेप्सिन इज द एक्टिव एंजाइम। देन क्या होगा, रेस्ट जो पेप्सिनोजेन है, फिर वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन कौन करेगा? खुद पेप्सिन करेगा। ये याद रखना, पहला पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाने में स्टार्ट करेगा HCl, देन फर्दर जो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन करने के लिए पेप्सिन खुद करेगा। सो इसीलिए इसको हम लोग ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन। ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे खुद प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे खुद प्रोडक्ट जो है वो एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। मतलब खुद पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिन क्या करेगा, खुद क्या करेगा, वो कैटलिस्ट के हिसाब से या काम करेगा। मतलब पहले HCl उसको पेप्सिन बना, फिर पेप्सिन क्या करेगा, अपना पेप्सिनोजेन को, रेस्ट ऑफ द पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाएगा। तो यहाँ पे स्टोमक में क्या होता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन करेंगे। एक बार पेप्सिन हो गया, फिर इसका बाद में क्या होगा, हम लोग का और एक एंजाइम है स्टोमक में, क्या है ना, प्रोरेनिन है। अगर मिल्क प्रोटीन जाता है, अगर बच्चा है तो फिर प्रोरेनिन रहेगा। तो प्रोरेनिन जो रहेगा उसको क्या करेगा ना, जो हमारा पेप्सिन है उसको हमारा पेप्सिन क्या करेगा, रेनिन में कन्वर्ट करेगा। एक्टिव एंजाइम रेनिन, क्योंकि प्रोटीन के लिए हम लोग को ये दो एंजाइम चाहिए। तो स्टोमक में ये दो एंजाइम है जो हम लोग का प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अभी अगर ये काम स्टोमक में हो गया तो इसका बाद में क्या होगा, देखो ये हो गया, इसका बाद में क्या होगा, इसी स्टोमक में क्या होगा, जो भी प्रोटीन्स हम लोग खाए हैं, ये प्रोटीन्स जो खाए हैं, ये प्रोटीन्स को क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को पेप्सिन दो टुकड़े में बांटेगा, दैट इज पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। ये पेप्टोन्स प्रोटियोजेस जो है ये तो प्रोटीन से छोटा वाला प्रोटीन है, लेकिन बड़ा प्रोटीन है। ये ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं इसको। प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बड़ा चेन होता है, ये छोटा चेन होता है, बट स्टिल ये क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड है, स्टिल ये पॉलीपेप्टाइड, ये ओलिगोपेप्टाइड इसको बोलते हैं। ये भी बड़ा वाला, ये और ब्रेक होगा, इसको और ब्रेक करने से जाके अमीनो एसिड होगा। तो ये तो ऑब्जर्वेबल फॉर्म नहीं है, बट स्टिल जो भी है ये पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये कौन कर दिया, पेप्सिन। मान लो हम लोग मिल्क खाए हैं, तो मिल्क में हम लोग का क्या है, एक प्रोटीन है मिल्क प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड कैजेन। मिल्क प्रोटीन जो कैजेन है उसमें कौन एक्ट करेगा, उसमें रेनिन एक्ट करेगा। रेनिन एक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, क्या करेगा उसको, कैल्शियम पैराकेजिन करेगा। कैल्शियम पैराकेजिन जिसको हम लोग बोलते हैं
कॉड। तो रेनिन क्या करेगा, कैल्शियम पैराकेजिन करेगा और जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ड, तो रेनिन इसको कर्ड बनाएगा और इसका बाद में जो कर्ड है वो कर्ड को क्या करेगा, अगेन हमारा पेप्सिन उसमें एक्ट करेगा, पेप्सिन उस पर एक्ट करके क्या करेगा, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस बनाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं ना, जो बच्चा लोग होता है वो तो रेनिन उनका तो रेनिन सेक्रेशन अच्छा होता है, बट जो एडल्ट होते हैं उनमें रेनिन सेक्रेशन कम हो जाता है और ऑलमोस्ट जीरो नील हो जाता है। तो इसीलिए एडल्ट को हमेशा सजेस्ट किया जाता है डोंट ड्रिंक मिल्क, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क टेक कर्ड। हमको मिल्क चाहिए, मिल्क प्रोटीन चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको मिल्क लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिल्क हम लोग लेते हैं और अगर हम लोग का रेनिन का सेक्रेशन नहीं हो रहा है तो मिल्क क्या होगा, फर्मेंटेड हो जाएगा बॉडी में, फर्मेंट इनसाइड द स्टोमक वो फर्मेंटेशन होगा, फिर वो ब्लोटिंग करेगा, क्रैम्प करेगा, बहुत सारा फ्री रेडिकल्स फॉर्म करेगा, तो फिर हम लोग को गैस वगैरह ये सारे चीज़ होगा, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस बोलते हैं वो सब होगा, गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस डेवलप होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वो तो ऐसे ही तो हम लोग का बॉडी उसको क्या कर्ड बनाता था और कर्ड बनाने के बाद वो डाइजेस्ट होता था, तो हम लोग एक काम करते हैं बाहरी उसको मिल्क जो है उसको कर्ड बना के कर्ड को ही ले लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग को सजेस्टेड है, डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करता है टेक कर्ड इंस्टेड ऑफ मिल्क। इफ़ यू आर हैविंग, यू आर ए एडल्ट और यू आर ए यंग पर्सन, यू कैन टेक कर्ड इंस्टेड ऑफ मिल्क। चलो हमको मिल्क प्रोटीन सारा चीज़ तो मिल ही गया उसमें से, लेकिन कर्ड लेने से ये स्टेप स्किप कर जाएगा, तो हमको फिर रेनिन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। या फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिल्क जो अगर लेना ज़रूरी है तो फिर हम लोग को रिनेट टैबलेट लेना पड़ेगा, मतलब रेनिन वाला टैबलेट लेना पड़ेगा, जो कि हमारा मिल्क को हमारा बॉडी के अंदर में कर्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। तो ये जो प्रोटीन का डाइजेशन अभी स्टोमक में था, ये स्टोमक का जो 50% ऑलमोस्ट प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे इस तरह से हो के, चाहे वो मिल्क का हो या दूसरा कोई प्रोटीन हो, ये प्रोडक्ट में हमको मिल गया, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस प्रोडक्ट में मिल गया। फर्दर और डाइजेशन नहीं हुआ है, इतना ही हमको मिल गया स्टोमक में। तो स्टोमक में हम लोग को ये फॉर्म में मिल गया। अभी हम लोग को क्या जाएंगे, हम लोग उतरेंगे डिओडेनम में। डिओडेनम में उतरेंगे हम लोग, डिओडेनम। अभी डिओडेनम में क्या होता है, देखो बच्चों, डिओडेनम में हम लोग का क्या होता है ना, इंटेस्टाइनल जूस रहता है और हमारा जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है वो इंटेस्टाइनल जूस में होता है। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, वो भी इनएक्टिव एंजाइम करता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इसमें क्या होगा, वही होगा इनएक्टिव जूस जैसे होगा ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। अभी ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन करना पड़ेगा, कौन ट्रिप्सिन करेगा इसको ना, ट्रिप्सिनोजेन को हमारा इंटेस्टाइन में एक और जूस निकलता है, और सॉरी ये तुम्हारा हो गया पैंक्रेटिक जूस, सॉरी दिस इज नॉट इंटेस्टाइनल जूस, ये हो गया तुम्हारा डिओडेनम में। पहला आ गया पैंक्रेटिक जूस, क्योंकि पैंक्रेटिक जूस प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस यहाँ पे आया, ये पैंक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन बनाया, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन कौन बनाएगा ना, इसको बनाएगा एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज फ्रॉम इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में से जो एंटेरोकाइनेज है वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन बनाया, फिर एक बार ट्रिप्सिन बनने के बाद में फिर वो ट्रिप्सिन रेस्ट ऑफ द ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन बनाया, मतलब ये भी पेप्सिन की तरह ये भी एक ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन है। ठीक है, अभी क्या होगा, एक बार ट्रिप्सिन बन गया, फिर कीमोट्रिप्सिन जो है पहले एक्टिवेट कर रहे हैं फिर काम करेंगे, कीमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, इसको क्या बनाएंगे, कीमोट्रिप्सिन बनाएंगे, काइमोट्रिप्सिन बनाएंगे, कौन बनाएगा, अगेन ट्रिप्सिन। फिर हमारा आ गया प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसको क्या होगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बनेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बनेगा, कौन बनाएगा, वही ट्रिप्सिन। फिर क्या हो गया हम लोग का, प्रोइलास्टेज, इसको कौन बनाएगा, इसको बनाएगा इलास्टेज। प्रोइलास्टेज को क्या बनाएगा, इलास्टेज, कौन बनाएगा, वही ट्रिप्सिन। प्रोइलास्टेज कन्वर्ट इनटू इलास्टेज अगेन बाय दिस ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा
ट्रिप्सिन इसको बनाया तो इलास्टिस बनाया। तो ये सारा चीज़ जो है ये प्रोटीन जो प्रोटीन का जो एंजाइम है ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इलास्टिस ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब ये एक बार एक्टिव फॉर्म में आ गया तो फिर ये लोग डाइजेशन शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, हम लोग का 50% डाइजेशन तो होके पेप्टोन प्रोटीजेस फॉर्म में है। अभी रेस्ट ऑफ द जो प्रोटीन है, रेस्ट ऑफ द जो 50% प्रोटीन है और 50% जो प्रोटीन हम लोग का है, ये प्रोटीन क्या होगा, अगेन कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस, ये पेप्टोन्स प्रोटियोजेस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अभी हम लोग का सारे प्रोटीन्स पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट हो गया। सारे प्रोटीन जो है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट हो गया और कुछ प्रोटीन इलास्टिन फॉर्म में है। अभी क्या होगा देखो, अभी जो पेप्टोन्स है, ये पेप्टोन्स जो है, ये पेप्टोन्स को क्या करेगा ना, डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। डाईपेप्टाइड में कौन कन्वर्ट कर देगा ना, हमारा काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, सारे पेप्टोन्स को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। देन हम लोग का जितना प्रोटियोजेस है, प्रोटियोजेस को हम लोग का कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये क्या करेगा, ये भी डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। एंड जो इलास्टिन प्रोटीन हम लोग का है, जो प्रोटीन है इलास्टिन प्रोटीन, इसको क्या करेगा, इलास्टेज डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब सारे जो प्रोटीन थे वो फाइनली एक फॉर्म में आ गए। पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन का बाद ये सारे डाईपेप्टाइड फॉर्म में आ गए। सारे ये जो ओलिगोपेप्टाइड फॉर्म में थे वो सब डाईपेप्टाइड फॉर्म में आ गए, लेकिन स्टिल डाईपेप्टाइड आर नॉट ऑब्जर्वेबल फॉर्म। तो हमको ऑब्जर्वेबल फॉर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अमीनो एसिड करना पड़ेगा, मतलब इसको फिर तोड़ना पड़ेगा। फिर क्या होगा, इसका ऊपर एक्ट करेगा क्या, इसका ऊपर फिर कौन एक्ट करेगा, इसका ऊपर एक्ट करेगा इंटेस्टाइनल जूस। अभी इसका ऊपर एक्ट करेगा इंटेस्टाइनल जूस। अभी जो फूड है ये फूड क्या कहाँ पे जाएगा, इलियम में जाएगा, जेजनम में जाएगा, इलियम में जाएगा। अभी जो इलियम में जाएगा, ये इलियम में क्या होगा, जो इलियम एंड जेजनम, यहाँ पे जब ये फूड जाएगा यहाँ पे क्या होगा ना, ये डाईपेप्टाइड जो है, डाईपेप्टाइड इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, amino acids with the help of dipeptidase. And you know dipeptidase is a enzyme of what, it's an enzyme of succus entericus, it's an enzyme of succus entericus. Now the protein digestion completes and the protein digestion accomplishes at the last level, ileum. देखना प्रोटीन डाइजेशन पूरा कहाँ खत्म होता है, इलियम में खत्म होता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, प्रोटीन डाइजेशन अकम्प्लिश्ड एट डैश, दैट इज इलियम। समझ में आया। सो ये हो गया सारे प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन डाइजेशन में हम लोग को थोड़ा दिक्कत ज़्यादा क्यों आया, यहाँ पे ज़्यादा याद करने का है क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ होता है। पहले तो इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव होता है, एक्टिवेट होता है, फिर वो एक्टिव एंजाइम जो होता है अपना डाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। ठीक है, देखना ये क्या हो गया, और एक बार देख लेते हैं हम लोग प्रोटीन डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बकल कैविटी में नहीं होता है प्रोटीन डाइजेशन, फिर आ गया स्टोमक में, यस स्टोमक में होता है। पहले स्टोमक में एंजाइम एक्टिवेट होगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ HCl, एंड एक बार HCl स्टार्ट कर दिया फिर पेप्सिन खुद पेप्सिनोजेन को पेप्सिन करेगा। सो ये ऑटोकैटालाइटिक रिएक्शन हो गया। नाउ ये प्रोरेनिन जो है इसको रेनिन बनाएगा कौन, खुद पेप्सिन रेनिन बनाएगा प्रोरेनिन को, दोनों एक्टिव फॉर्म हो गया। एक बार दोनों एंजाइम एक्टिव हो गया फिर ये लोग काम चालू कर देंगे। क्या काम करेंगे ना, ये स्टोमक में क्या करेगा, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में तोड़ेगा कौन, पेप्सिन। फिर कैजिन को रेनिन का साथ मिलके फिर पैराकैजिन होगा कॉर्ड, फिर कॉर्ड को तोड़ेगा पेप्सिन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। तो यहाँ पे स्टोमक का काम खत्म। तो यहाँ पे जो हम लोग का है स्टोमक का काम खत्म। देखो यहाँ पे मैं वेवी लाइन खींच रहा हूँ, बहुत सारे कंपार्टमेंट बना के समझा रहा हूँ ताकि तुम लोग को भी इजी हो जाएगा। तो इसको कंफ्यूज मत होना इस सबसे।
तो ये हो गया तुम्हारा प्रोटीन डाइजेशन स्टोमक में हो गया। और एक मेजर डाइजेशन प्रोटीन का तुम्हारा होगा डिओडेनम में विद द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो ये देखो क्या होगा, डिओडेनम में पैंक्रियाटिक जूस तुम्हारा आया, वो क्या किया पैंक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिनोजेन है, कीमोट्रिप्सिनोजेन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है एंड प्रोइलास्टेज, दे आर ऑल इनएक्टिव एंजाइम। पहले हम लोग एंजाइम को एक्टिव करेंगे, फिर जाकर डाइजेशन में घुसेंगे। तो एंजाइम को कैसे एक्टिव किए, ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू कीमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड प्रोइलास्टेज कन्वर्टेड इनटू इलास्टेज। ये हो गया। तो एक बार एंजाइम जब हो गया, सब एक्टिव हो गया, फिर डाइजेशन में हम लोग शुरू करेंगे। तो क्या हुआ ना, रेस्ट जो प्रोटीन्स बचा था, नॉट पेप्टोन्स प्रोड्यूस, प्रोटीन्स जो रेस्ट बचा था उसको पहले डाइजेस्ट कर देते हैं किसमें, पेप्टोन्स एंड प्रोड्यूस। कौन करेगा इसको, ट्रिप्सिन। इसको कौन करेगा, ट्रिप्सिन। पेप्टोन्स प्लस प्रोड्यूस कर दिया। अभी जो पेप्टोन्स है ये कीमोट्रिप्सिन का साथ में डाइपेप्टाइड बन जाएगा, ये काइमोट्रिप्सिन जो है उसको डाइपेप्टाइड बनाएगा, प्रोटियोजेस को कार्बोक्सीपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड बनाएगा एंड इलास्टिन को इलास्टेज डाइपेप्टाइड बनाएगा। तो हम लोग का पैंक्रियाटिक जूस का इफेक्ट का बाद हम लोग का पास पूरा डाइपेप्टाइड बचा, पूरा क्या बचा, डाइपेप्टाइड बचा। अभी डाइपेप्टाइड जो बच गया, इसका बाद में हम लोग क्या करेंगे, डाइपेप्टाइड को फिर डाइजेशन करेंगे। तो ये फिर क्या होगा, इंटेस्टिनल जूस इसका ऊपर ऐड करेगा, कहाँ पे ना, खाना फिर नीचे चला जाएगा जेजनम में एंड इलियम में। तो वहाँ पे क्या करेगा, इंटेस्टिनल जूस क्या इसका ऊपर ऐड करेगा, मेनली इलियम में होता है क्योंकि जेजनम में एब्जॉर्प्शन होता है ज़्यादा। तो मेनली डाइजेशन डिओडेनम का बाद में नेक्स्ट डाइजेशन ज़्यादा होता है इलियम में। तो फिर इलियम में चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, जो डाइपेप्टाइड है ये क्या करेगा, डाइपेप्टाइडेज का साथ मिलके फिर क्या करेगा, अमीनो एसिड्स बनाएगा एंड दिस अमीनो एसिड्स आर फाइनली दे आर द ऑब्जर्वेबल फॉर्म। ये तुम्हारा ऑब्जर्वेबल फॉर्म हो गया और ये तुम्हारा हमारा बॉडी जो है इसको ऑब्जर्व करेगा। एंड ये अमीनो एसिड बेसिकली एक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है इसका, कुछ कुछ जगह में पैसिव ऑब्जर्वेशन, कुछ अमीनो एसिड पैसिव ऑब्जर्वेशन होता है, बट मोस्टली द अमीनो एसिड्स आर ऑब्जर्व एक्टिवली। वो पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा प्रोटीन का डाइजेशन। बढ़िया से इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट रखो और इसको स्टडी करो। इसका बाद में हम लोग देखते हैं, अभी इसको मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं अभी फैट का डाइजेशन देखते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है बच्चों, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट करके, छोटा छोटा टुकड़ा करके। मैं जैसे तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा करके पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग याद भी ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करके याद रखना। एक हाथी को भी हम लोग खा लेंगे, लेकिन हमको 2 साल 5 साल अगर टाइम दोगे ना, एक हाथी को भी तोड़ तोड़ के इतना 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 हम लोग खा लेंगे। बट एक बार में देखोगे एक हाथी खाना है तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा, अरे बाप रे हाथी कैसे खाना है। तो कभी कोई बोल देगा एक हाथी खा लोगे, तुम लोग टेंशन में आ जाएगा, क्या बोल रहा है यार, हाथी कहाँ से मैं खा लूँगा। मेरे को बोलेगा तो मैं बोलूँगा हाँ खा लूँगा, लेकिन मेरे को भाई थोड़ा टाइम देना, 2 साल टाइम दो, मैं एक हाथी भी खा लूँगा। डेली अगर 1-1 किलो मटन निकाल के खाऊंगा ना तो 2 साल में खा लूँगा। तो इस तरह से तुम लोग को भी वो हाथी जैसे खाते हैं उस तरह से धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट करके, मैं जैसे समझा रहा हूँ छोटा छोटा पार्ट करके यहाँ पे फिट कर देना है, फिर फिनिश। फिर देखो मज़ा, कहीं से क्वेश्चन पूछो आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं फैट का डाइजेशन। ये हो गया, प्रोटीन का ख़त्म हो गया। हम लोग इसीलिए न्यूट्रिएंट वाइज जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गन वाइज अगर जाते हैं ना तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसी में फैट, उसी में प्रोटीन, उसी में कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए मैं न्यूट्रिएंट वाइज जा रहा हूँ ताकि तुमको ईजी हो जाएगा। पूरा न्यूट्रिएंट वाइज, ऑर्गन वाइज हम लोग कर रहे हैं, तो पूरा हमको याद, पूरा फाइनली पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन सा ऑर्गन में कैसे कैसे होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं लाइपेज और हम लोग देखते हैं लिपिड का डाइजेशन। हम लोग याद करते हैं लिपिड का डाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। सो लेट अस स्टडी डाइजेशन ऑफ लिपिड। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, देखो यार ये कैसे होगा। अगेन वही हम लोग चलते हैं, वही फंडा हम लोग का। पहला क्या है, बकल कैविटी। लिपिड डाइजेशन नो भाई नहीं होता है, क्रॉस मारो, नहीं होता है बकल कैविटी में। फिर हम लोग जाते हैं स्टोमक में। लिपिड डाइजेशन यस होता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है ना, स्टोमक में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का स्टोमक में एक गैस्ट्रिक लाइपेज है। गैस्ट्रिक लाइपेज है हमारा स्टोमक में, ये हमको पता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज है मतलब वो तो लिपिड डाइजेस्ट करेगा ही, इसलिए तो लाइपेज रखा हुआ है वहाँ पे। प्रॉब्लम लेकिन क्या होता है, लिपिड जो डाइजेशन होता है हमको पता है, जो फैट डाइजेशन होता है ना, पहले वो इमल्सिफाई होता है फिर डाइजेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारा क्या है, ये है स्टोमक, फिर उसका बाद इंटेस्टाइन, ये हो गया इंटेस्टाइन,
ये स्टोमक हो गया, ये स्टोमक, ये इंटेस्टाइन और डिओडेनम। और हमको पता है जो बाइल आता है कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी वॉल्व तो है, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। अभी बाइल यहाँ पे आता है, तो जब खाना आएगा तो फैट आएगा, तो फैट डिओडेनम में आने से तो इमल्सिफाई होगा, फैट डिओडेनम में आने से इमल्सिफाई होगा, तब जाके इमल्सिफाई होगा, तब जाके डाइजेशन होगा। तो स्टोमक क्रॉस करके फैट आएगा डिओडेनम में, और डिओडेनम से कभी कोई चीज़ उल्टा तो नहीं जाता है, वो वोमिटिंग हो तो वो अलग चीज़ है, बट उल्टा तो जाता नहीं है कभी भी, कोई चीज़ डिओडेनम से तो उल्टा जाएगा नहीं। तो अगर खाना स्टोमक पार करके डिओडेनम में आएगा तब जाके यहाँ पे इमल्सिफाई होगा। फैट बिना इमल्सिफाई का तो डाइजेशन होता ही नहीं है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब फैट इमल्सिफाई होने के लिए उसको डिओडेनम में आना पड़ेगा, तो डिओडेनम में आएगा, वहाँ पे इमल्सिफाई होगा, फिर वहाँ पे पैंक्रेटिक लाइपेज से डाइजेशन होगा। तो फिर स्टोमक में क्यों गैस्ट्रिक लाइपेज है? कुछ तो फैट डाइजेशन हो रहा होगा स्टोमक में, कैसे होगा स्टोमक में फैट डाइजेशन कैसे होगा? क्योंकि भाई स्टोमक में तो फैट जो आया है तो इमल्सिफाई नहीं हो पाएगा स्टोमक में, तो कैसे डाइजेशन होगा? चलो, ये अगर लाइव क्लास होता तो मैं तुम लोग को पूछता और मेरे को आंसर मिलता भी, कुछ बच्चे आंसर देते भी हैं, लेकिन जैसे कि ये तुम्हारा रिकॉर्डिंग क्लास है इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ। स्टोमक में क्या होता है, फैट एक्चुअली डाइजेशन नहीं हो पाना चाहिए, क्योंकि स्टोमक में फैट इमल्सिफाई नहीं होगा। फैट में पहला एक्शन होगा किसका? बाइल का। याद रखो, फैट पे पहला एक्शन होगा बाइल का, दैट टू बाइल सॉल्ट का। बाइल सॉल्ट क्या करेगा? फैट को इमल्सिफाई करेगा, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में ये कर देगा। कभी देखना है कोई थोड़ा सा ऑयल पानी में डाल देना, देखना वो बड़ा सा एक ठो ऑयल जैसे पानी में फ्लोट करेगा, इसको एक पूरा चम्मच लेकर पूरा स्टीर कर दो बढ़िया से, देखना छोटा 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 ड्रॉप में, वो जो बड़ा सा ड्रॉप था ऑयल का, छोटा 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 ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। हम लोग इसको स्टीर करके इसको इमल्सिफाई कर दिए, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए। अभी वो इमल्सिफाइड वाला टुकड़ा जो है वो डाइजेशन कर उसका हो पाएगा। तो इसलिए हमारा जो स्टोमक में जो है फैट डाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोमक में फैट इमल्सिफाई नहीं हो पाता है। फैट जब आएगा डिओडेनम में तब इमल्सिफाई होगा, लेकिन फिर भी स्टोमक में हम लोग का गैस्ट्रिक लाइपेज है और वो फैट डाइजेशन करता है। ये इसलिए करता है कि जरूरी नहीं है कि हम सारे फैट जो है नॉन इमल्सिफाइड फैट खाते हैं। कभी कभी हम लोग इमल्सिफाइड फैट खा लेते हैं, कि जो फैट पहले से बाहर में इमल्सिफाई हुआ है वो वाला फैट हम लोग खाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बटर। तो अभी क्या होता है, हम लोग अगर ले लो इमल्सिफाइड, इसलिए स्टोमक में जो डाइजेशन होता है नॉर्मल फैट नहीं होता है। स्टोमक में क्या होगा? जो तुम्हारा इमल्सिफाइड फैट होगा, इमल्सिफाइड फैट जो हम लोग लिए होंगे, एग्जाम्पल ले लो बटर, बटर खाते हैं, तो वो स्टोमक में क्या होगा? गैस्ट्रिक लाइपेज का एक्शन में वो क्या होगा? फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। याद रखना, स्टोमक में खाली तुम्हारा जो वाला फैट स्टोमक में इमल्सिफाइड फैट जाएगा वही डाइजेस्ट होगा स्टोमक में। नॉर्मल जो फैट है वो स्टोमक में डाइजेशन नहीं होगा। फैट डाइजेशन के लिए एक ही ऑर्गन है जो फैट डाइजेशन करता है, पूरा लोड है, वो है पैंक्रियास। तो चलो, ये हो गया स्टोमक में क्या होगा। अगर बटर जैसा फैट हम लोग खाते हैं, इमल्सिफाइड फैट, वो फिर क्या करेगा? गैस्ट्रिक लाइपेज से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनेगा। और अगर नॉर्मल फैट खाते हैं, फिर 3 नंबर में क्या होगा? वो स्टोमक से उतर के कहाँ जाएगा? वो स्टोमक में उतर के जाएगा यहाँ पे तुम्हारा डिओडेनम में। एंड डिओडेनम में कौन आता है, एक्ट करता है? तुमको पता है डिओडेनम में कौन एक्ट करता है ना? डिओडेनम में जो नॉर्मल फैट है उसका ऊपर एक्ट कौन करेगा? उसका ऊपर एक्ट करेगा पैंक्रेटिक लाइपेज, क्योंकि पैंक्रेटिक जूस एक्ट करता है, सो पैंक्रेटिक लाइपेज एक्ट करेगा। पैंक्रेटिक लाइपेज अगर इसका ऊपर एक्ट करेगा तो क्या होगा? ये फैट को फैटी एसिड में ग्लिसरॉल करेगा, ये नॉर्मल फैटी एसिड एंड अच्छा नहीं, इससे पहले देखो क्या होगा डिओडेनम में क्या होगा? ये स्टेप से पहले डिओडेनम में क्या होगा? फैट आया, ये जो फैट डिओडेनम में आया, ये फैट क्या होगा? बाइल में एक्ट करेगा, बाइल इसका ऊपर एक्ट करेगा लिवर से आके, इसको इमल्सिफाइड फैट बनाएगा, इमल्सिफाइड फैट बनाएगा। एक बार ये फैट जो इमल्सिफाई हो गया, फिर ये इमल्सिफाइड फैट क्या होगा? इमल्सिफाइड फैट जो है ये डाइजेस्ट होगा थ्रू पैंक्रिएटिक लाइपेज, फिर उसका ऊपर पैंक्रिएटिक लाइपेज काम करेगा और इमल्सिफाइड फैट जो होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होगा। तो ये मेजर फैट जो है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल वो पैंक्रेटिक जूस में ही डिओडेनम में भी खत्म हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। कुछ अमाउंट ऑफ फैट, कभी कभी कुछ अमाउंट ऑफ फैट चला जाता है इलियम वगैरह में चला जाता है,
एंड यहाँ पे भी सम अमाउंट ऑफ फैट चला जाता है, जो कि फिर यहाँ पे तुम्हारा इंटेस्टाइनल लाइपेज, देखना ये बहुत सारा बुक में नहीं देता है, इंटेस्टाइन में लाइपेज होता है करके, ये कन्वर्ट करेगा अगेन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बट ये देखना ये बहुत कम अमाउंट होता है। तो मेजर फैट डाइजेशन किसका ऊपर होता है? डिओडेनम में, एंड डिओडेनम में किसका ऊपर होता है? पैंक्रियास का ऊपर होता है। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि बटर खाओ, कभी पराठा वगैरह में बटर से करके खाओ रादर देन नॉर्मल ऑयल, क्योंकि अगर बटर से करके खाएंगे ना, कम से कम हमारा स्टोमक को भी फैट डाइजेशन का मौका मिलेगा। अदरवाइज खाली अगर हम लोग रिफाइंड ऑयल ये सब खाते रहेंगे तो सारा लोड जाएगा किसको? पैंक्रियास को, क्योंकि स्टोमक तो कुछ करेगा नहीं, इमल्सिफाइड फैट नहीं होगा तो फिर सारा लोड जो है पैंक्रियास को जाएगा। इसलिए बटर खाना अच्छा है। बटर खाने से क्या होगा ना, कम से कम स्टोमक लेवल में वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फैट का। तो फैट का डाइजेशन कैसे हो गया पूरा फाइनल? एक्चुअली फैट डाइजेशन फाइनल किस कहाँ पे होता है? मेजरली ये फाइनल हो जाता है डिओडेनम में, कभी थोड़ा बहुत रह जाता है तो फिर वो इलियम में जाके फैटी एसिड ग्लिसरॉल होता है। यानी ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो हो गया ये तुम्हारा ऑब्जर्वेबल फॉर्म है। दिस इज योर ऑब्जर्वेबल फॉर्म। ये फॉर्म तुम्हारा ऑब्जर्व हो सकता है। चलो हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग कार्बोहाइड्रेट देख लिए, प्रोटीन देख लिए, फैट देख लिए, बचा एक न्यूक्लिक एसिड। ये कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है देखो, देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है। 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, वेरी सिंपल। न्यूक्लिक एसिड क्या है ना, कोई हमारा खाना में न्यूक्लिक एसिड गया तो ये जो न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, लेट इट बी न्यूक्लिक एसिड हम लोग का डीएनए है। तो ये क्या करेगा? अच्छा छोड़ो इसको। न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? वही बकल कैविटी, नो स्टोमक, नो यहाँ पे नहीं होगा। देन डिओडेनम, यस। डिओडेनम में क्या होगा? अगर डीएनए रहेगा तो यहाँ डीएनएज कहाँ से आएगा? पैंक्रेटिक जूस से। पैंक्रेटिक जूस क्या करेगा? डीएनएस देगा, जो डीएनए को क्या करेगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए है उसको क्या बना देगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। फिर होगा आरएनए। अगर आरएनए होता है तो इसको क्या करेगा? आरएनएज यूज होगा, इसको बना देगा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो आरएनए को राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा। कहाँ पे? डिओडेनम में। ये पैंक्रेटिक जूस बना दिया। फिर ये आएगा इलियम में आएगा, फिर यहाँ पे इलियम एंड इवन डिओडेनम में, फिर इंटेस्टिनल जूस का साथ ऐड करेगा। दिस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा किसका साथ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये क्या बनेगा? बनेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। उसीलिए वैसे ही तुम्हारा क्या होगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होगा राइबो न्यूक्लियोसाइड में। एंजाइम को क्या होगा? राइबो न्यूक्लियोटाइडेज। फिर अब ये न्यूक्लियोसाइड को फिर शुगर बनाना है, फिर क्या होगा? अगेन क्या होगा? वहीं पे फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, इसमें कौन ऐड करेगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइडेज। टाइडेज था, अभी साइडेज क्या करेगा? इसको शुगर बनाएगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जगह पर एटीपी बनाएगा। वैसे तुम्हारा राइबो न्यूक्लियोसाइड क्या होगा तुम्हारा ना? राइबो न्यूक्लियोसाइडेज में क्या होगा? अगेन शुगर प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चला जाएगा, अपना काम करेगा, फॉस्फेट एटीपी बनाएगा, ये शुगर हम लोग के पास रह गया। एंड प्रोडक्ट शुगर इज अगेन ए ऑब्जर्वेबल फॉर्म।
तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड का और तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड का तुम्हारा डाइजेशन प्रोसेस। तो ये सारे हो गया हम लोग का फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हम लोग पढ़ लिए। अभी विटामिन्स और मिनरल्स इसका डाइजेशन हमको जरूरत नहीं है, इसका डाइजेशन हमको जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्व होगा, ठीक है। So these are all about the physiology of digestion. I hope you enjoy this video, you understand from this video. Just look at it many times. बार बार इसको देखो, बार बार देख के इसको समझने की कोशिश करो, पॉज करो, फिर देखो, ज़रूरत पड़ने पर फिर स्क्रीनशॉट लो, इसका नोट्स बनाओ, ठीक है। एंड अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लग रहा है इसको शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।